मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है विलयन, जिसका बहुत सारा टॉपिक हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, है ना। आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, हमारे सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, उन सब वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। भी आज हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। ये हमको अभी क्या करना है, देखना है। आपको पता होगा कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ये हमारा एक क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्यों? क्योंकि हम अणुसंख्यक गुणधर्म जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि लगभग 4-5 हमारे क्या हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, जिसमें से एक अणुसंख्यक गुणधर्म जो है हम इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसका नाम क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। वैसे क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, ये आपको पता होगा, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में क्या करते हैं, अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं किसके बारे में, क्वथनांक के बारे में। आपने देखा होगा कि यदि हम क्या करते हैं, कोई द्रव ले लेते हैं और उस द्रव को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना, अर्थात उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में जब उसको शुरू गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, उसका कुछ वाष्प बनता है, या हम ये बोल सकते हैं उसका कुछ न कुछ क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो जब हम द्रव को क्या करते हैं, गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में जो है वाष्प दाब क्या होता है, हमारा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ताप को क्या करते जाते हैं, आपका बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक कंडीशन ऐसे आ जाता है कि इस द्रव का वाष्प दाब जो वायुमंडल वाष्प दाब होता है ना, वायुमंडली जो क्या है हमारा भाई, वाष्प दाब होता है, इस वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और उस स्थिति में फिर द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है। कहने का मतलब ये है कि क्वथनांक जो होता है वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, हमारा वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। और कोई द्रव तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। तो वो जो ताप होता है वही ताप क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक ताप कहलाता है। तो उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। तो क्या लिख देते हैं भाई, क्वथनांक ताप, क्वथनांक ताप। तो लिख सकते हैं किसी द्रव का, है ना, किसी द्रव का क्वथनांक, है ना, किसी, या ये ही लिख सकते हैं किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है जिसमें द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। तो क्वथनांक ताप होता है किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप क्रम है, वह ताप क्रम है जिसमें द्रव का वाष्प दाब, द्रव है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब के बराबर होता है। और उस ताप पर द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं उबलने लगता है। तो इस प्रकार से हम किसको समझ लिए भाई, यहाँ पर हमने क्वथनांक ताप को क्या कर लिए, समझ लिए कि क्वथनांक ताप वह ताप क्रम होता है, या किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। और जैसे ही वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है तो उस स्थिति में द्रव क्या करने लगता है, आपका उबलने लगता है। तो ये हो गया हमारा क्वथनांक ताप। अब हम आगे थोड़ा सा और क्या करते हैं, बढ़ते हैं और क्वथनांक में उन्नयन को क्या करते हैं, समझते हैं। आपने पढ़ा है कि यदि हम क्या लेते हैं, कोई वाष्पशील क्या लेते हैं भाई, द्रव लेते हैं, है ना, वाष्पशील द्रव लेते हैं। तो इस वाष्पशील द्रव की अगर हम बात करें तो है ना, इस वाष्पशील द्रव का अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो ये वाष्प दाब बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। अगर हम प्योर क्या लेते हैं, वाष्पशील क्या लेते हैं, द्रव लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा उसका वाष्प दाब जो भी होगा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, कोई अवाष्पशील, जैसे ही इसमें क्या मिला देते हैं, कोई अवाष्पशील क्या मिला देते हैं हम लोग,
कोई विलय मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, विलयन बन जाता है। और उस स्थिति में वाष्प दाब जो होता है, ये वाष्प दाब क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो विलायक होता है, उस विलायक का जो वाष्प दाब है क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। और जब उसमें कोई अवाष्पशील विलय क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। और उस विलयन का अगर हम वाष्प दाब की बात करें, या ये बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित जो विलायक होता है उसकी वाष्प दाब की बात करें, तो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या है, हमारा कम है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा है। यदि हमको क्या करना है, विलयन को अगर उबालना है, तो उस वाष्प दाब को अगर वायुमंडल वाष्प दाब के क्या करते हैं, अगर हम बराबर ले जाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर अधिक क्या होती है, ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक क्या होती है, ज़्यादा होती है। और विलायक की बात करें तो उसका वाष्प दाब ऑलरेडी ज़्यादा है, और उसको अगर वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या करना है, बराबर करना है, तो वहाँ पर जो है आपका जो ताप है वो क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, मतलब इसका क्वथनांक क्या होती है, आपकी कम होती है। तो यहाँ से दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, पहला कि जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, हमारा कम होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब क्या है, हमारा क्योंकि कम है, तो उसको कहाँ तक, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए हमको जो है अधिक जो है क्या होती है, ताप की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर इसका क्वथनांक क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है, इसका क्वथनांक क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब कम है, तो यहाँ तक ले जाने के लिए हमको ज़्यादा ताप चाहिए, अर्थात विलयन का जो है क्वथनांक क्या है, ज़्यादा है। और विलायक की बात करें तो इसका वाष्प दाब ऑलरेडी है, तो उसको वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ले जाने के लिए हमको कम ताप की आवश्यकता होती है। तो इस तरीक़ा से जो विलयन का जो क्या होती है, जो क्वथनांक होती है, साथ ही साथ विलायक के क्वथनांक होती है, उनमें क्या पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। और वही अंतर आपकी क्या कहलाती है, क्वथनांक में क्या कहलाती है, उन्नयन कहलाती है। तो इस तरीक़ा से क्वथनांक में उन्नयन को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। तो मैं जितना चीज़ बोला वो आपको समझने के लिए है। और यहाँ पर अब जो है अंततः हमको यहाँ से ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, और विलायक का जो क्वथनांक होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक वो कम होता है। तो इन्हीं दोनों के क्वथनांक में अंतर ही क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, जो आगे हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल मिटा देता हूँ, है ना। और आगे हम लोग फिर क्वथनांक की जो उन्नयन है उसकी क्या देखना है, करते हैं, परिभाषा को लिख देते हैं भाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक और, है ना, विलयन के क्वथनांक में अंतर। शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्या होता है, क्वथनांक में क्या होता है, जो अंतर होता है। क्वथनांक में अंतर को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक में जो क्या होता है, अंतर होता है, वही अंतर आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक में क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। माना, है ना, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक ताप शुद्ध, है ना, तो क्या लिखे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक में अंतर क्या कहलाता है, हमारा ये कहलाता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक ताप, शुद्ध विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो होता है, तो क्वथनांक मतलब ताप ही होता है, T1, और विलयन का क्वथनांक T2 हो, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है तो T2 माइनस विलायक का क्वथनांक कम है तो T1, और इन दोनों का जो क्या होता है, जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है, परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा
क्वथनांग में क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। और क्वथनांग में जो उन्नयन होता है उसको जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, डेल टी बी से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि हमारा ये होता है विलयन को क्वथनांग और ये होता है विलायक के क्वथनांग में अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से क्वथनांग में उन्नयन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। आगे और भी है, यदि यहाँ पर शुद्ध विलायक का क्वथनांग, विलयन का क्वथनांक और ताप के बीच क्या खींचा जाता है, वक्र खींचा जाता है, आरेख खींचा जाता है, तो एक हमको आरेख क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, विलायक है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या क्वथनांक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वाष्प दाब अगर कम होगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा, और वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा तो क्वथनांक ज़्यादा, और दाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक कम होगा। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, विलयन का जो क्वथनांक होता है, या ये बोल सकते हैं कि शुद्ध विलायक का जो क्या होता है हमारा, वाष्प दाब है ना। उसी प्रकार विलयन का क्या है हमारा, वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। और अगर क्या होता है हमारा, ताप के बीच है ना, क्या खींचा जाता है, आरेख खींचा जाता है, तो एक हमको क्या होता है, वक्र प्राप्त होता है। तो किसके किसके बीच खींच रहे हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब और ताप के बीच है ना, आरेख खींचने से है ना, आरेख खींचने से एक वक्र प्राप्त होता है। एक वक्र क्या होता है भाई हमारा, प्राप्त होता है। तो ये वक्र प्राप्त हो गया, जिस वक्र को हम आगे पेज में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहाँ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में। तो ये वक्र कैसे बनता है, तो यहाँ पर इस वक्र को आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए तो ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग किसको शो करता है, वाष्प दाब को। ये वाला जो भाग होता है वो किसको करता है, तापक्रम को। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये शो करता है वायुमंडली दाब को। किसको, वायुमंडली दाब को क्या करता है, शो करता है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, विलयन और विलायक के जो क्या होता है हमारा जो वाष्प दाब होता है, तो आरेख खींचते हैं, तो आरेख कुछ इस प्रकार से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसमें ए और इसको क्या नाम दिया जाता है, बी। उसी प्रकार हम एक आरेख और क्या कर सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। तो ये हमको क्या प्राप्त होता है, सी, और ये क्या होता है हमारा, डी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आरेख प्राप्त हो जाता है। अब इनको क्रमशः हम क्या कर सकते हैं, आरेख को जब मिलता है तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आगे जोड़ सकते हैं। कैसे, तो ये हमारा ये इस प्रकार से इसको जोड़ दिया जाता है, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाता है, और क्रमशः उसको कुछ नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको एक्स नाम दे देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्स नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्स का जो क्या होता है हमारा, संगत ताप रख दिया जाता है, जिसको T1 से दर्शाया जाता है, और वाई का एक संगत ताप रख दिया जाता है, जिसको T2 से दर्शाया जाता है। और इन दोनों का जो अंतर होता है उसे डेल टी बी से दर्शाया जाता है, जिसमें डेल परिवर्तन को शो करता है, टी जो है हमारा टेम्परेचर को शो करता है, और बी जो है बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। यहाँ पर ऊपर का जो हमारा क्या दिख रहा है, जो ए बी आरेख बना है, ये हमारा जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब को शो करता है, विलायक का वाष्प दाब को क्या करता है भाई, शो करता है। और नीचे वाला जो होता है ये विलयन का जो क्या होता है हमारा, वाष्प दाब को क्या करता है, आपका शो करता है। तो इस तरीक़ा से आरेख क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और आप चाहें लिखना चाहें तो इस आरेख को देख करके कुछ बातें क्या किया जा सकता है, आप जो है लिखा जा सकता है। जैसे कुछ बातें आप लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपको समझाता हूँ भाई। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दो आरेख आपको दिख रहा है, विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम विलयन का और विलायक का वाष्प जो है तापक्रम जैसे जैसे क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विलायक का वाष्प दाब भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और विलयन का वाष्प दाब भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक स्थिति जो है ऐसे जो है दोनों बढ़ते भाई, तापक्रम बढ़ाएंगे तो विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ता है और विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ता है। लेकिन आरेख से ये पता चल रहा है कि हमेशा विलायक का वाष्प दाब होता है,
है ना, जिसको ए बी से दर्शा रहे हैं, वो हमेशा क्या होता है, विलयन का वाष्प पदार्थ जिसको सी डी से दर्शा रहे हैं, हमेशा क्या होता है, वो ऊपर रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, विलयन और विलायक को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये देखते हैं आरेख में कि हमेशा विलायक का वाष्प पदार्थ क्या होता है, विलयन के वाष्प पदार्थ के ऊपर ही पाया जाता है। जैसे आरेख में दिख रहा है कि ए बी जो होता है वो विलायक के वाष्प पदार्थ को शो करता है और सी डी जो है विलयन का वाष्प पदार्थ को शो करता है। और हमेशा विलायक का वाष्प पदार्थ ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम आरेख में ऊपर लिखते हैं, और विलयन का वाष्प पदार्थ कम होता है तो उसको हम जो है नीचे लिखते हैं। तो इस आरेख को देख करके ये पहला पॉइंट जो मैं अभी बोला हूँ उसको लिखा जा सकता है ना। आपके बुक में भी यही चीज़ दिया है, बट उतना ज़्यादा लंबा हमको नहीं लिखना है भाई, समझने के लिए है कि जैसे जैसे हम तापक्रम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विलायक का और विलयन का वाष्प पदार्थ बढ़ते जाता है। और आरेख में विलायक का वाष्प पदार्थ हमेशा ऊपर और विलयन का वाष्प पदार्थ क्या होता है, यहाँ पर नीचे प्राप्त होता है, जिसे क्रमशः ए बी और सी डी से दर्शाते हैं। ये पहला पॉइंट किसका हो गया, हमारा आरेख को देख का हो गया। ठीक है, तो इसमें आप चाहेंगे तो उतना सारे चीज़ को लिख सकते हैं। सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है हमारा एक्स है ना। ये जो एक्स एक बिंदु होता है, जिस बिंदु पर विलायक का जो वाष्प पदार्थ होता है, आप ये सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं भाई। तो ये जो हमारा कौन सा बिंदु दिख रहा है, हमारा एक्स बिंदु। तो इस एक्स बिंदु पर जो विलायक का वाष्प पदार्थ होता है, देखो ये लिखा हूँ मैं, तो एक्स बिंदु पर विलायक का वाष्प पदार्थ किसके बराबर होता है, हमारा वायुमंडलीय वाष्प पदार्थ के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब लिख सकते हैं कि एक्स बिंदु पर विलायक का वाष्प पदार्थ वायुमंडलीय वाष्प पदार्थ के बराबर होता है। और इस एक्स का जो संगत ताप होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, T1 से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार y क्या होता है, एक बिंदु होता है जिस पर विलयन का वाष्प पदार्थ क्या होता है, वायुमंडलीय वाष्प पदार्थ के बराबर होता है। और यहाँ पर y जो बिंदु होता है उसका संगत ताप क्या होता है, हमारा T2 से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये आरेख को देख करके ये दूसरा पॉइंट भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर जो विलयन का क्वथनांक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। विलयन का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। और विलायक की अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्या होता है, वो कम होता है। और इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से इस आरेख को देख करके क्या किया जा सकता है, कुछ बातें यहाँ पर लिखा जा सकता है। चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक और क्या हो गया, इसमें बातें हो गया। अब जो है बाद में, ये तो बात यहाँ तक हो गया। अब धीरे धीरे जब जो है वैज्ञानिक लोग जो है इसके बारे में निष्कर्ष करते गए तो अंततः जो है पता चला है कि ये जो हमारा क्वथनांक में जो उन्नयन होता है या क्वथनांक में उन्नयन की जो प्रक्रिया होता है वो सब प्रक्रिया जो है किसके कारण होता है, तो मोललता के कारण होता है। अंततः उनको पता चला, जब निष्कर्ष निकाला गया, प्रयोग करके देखा गया तो पता चला है ना कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसके पीछे कारण क्या होता है, मोललता होता है। मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ये मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे जो है प्रायोगिक निष्कर्ष से पता चला। तो उसको आगे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रयोग के आधार है ना, प्रयोग के आधार पर है ना यह निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकला कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन है ना मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। ऐसा निष्कर्ष किससे पता चला, प्रयोग से पता चला कि क्वथनांक में जो उन्नयन है अर्थात डेल टी बी का जो मान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, वो किसके समानुपाती होता है भाई, हमारा ये जो हमारा समानुपाती होता है वो जो है आपका मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता आप पहले पढ़ चुके हैं, किससे दर्शाया जाता है, इसको m से दर्शाया जाता है। तो ये निष्कर्ष से पता चला कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जब समानुपाती को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो समानुपाती को जैसे ही हम क्या करते हैं, हटाते हैं, हमको पता है कांस्टेंट आता है और वहाँ पर वो जो कांस्टेंट है उसको k से या kb से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है b, इसलिए b लगाते हैं और ये कितना हो जाता है, हमारा m हो जाता है। तो यहाँ से
हमको एक और क्या हो जाता है, समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो डेल टी बी बराबर क्या मिलता है, के बी, और एक हो जाता है एम। जहाँ पर हमारा जो के बी होता है ये क्या होता है हमारा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है भाई। ये क्या होता है हमारा, ये के बी क्या है हमारा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को पुनः क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब इसको परिभाषा भी कभी कभी पूछ देता है भाई। इसका मतलब ये है किसी विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो है वह है, तो क्या लिखे, किसी विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलायक के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, उस वृद्धि के बराबर होता है जब है ना, क्या लिखे कि किसी विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है ना, विलायक के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जब एक मोल विलेय को 1 किलो है ना विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। कभी कभी 1 नंबर में क्या कर दिया जाता है, इसको प्रश्न कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, क्वथनांक में उन्नयन। अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो कम से कम हम जितना पढ़े हैं या जितना लिखे हैं उतना क्या होता है, लिखने की आवश्यकता होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम जो है आगे टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन द्वारा, किसमें भी, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब कुल मिला के हमको क्या बोल रहा है, एमबी का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है भाई, एमबी। पहले भी तो देखे थे ना, वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन, तो वैसे ही है। तो एमबी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो किसके द्वारा बोल रहा है, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा। अभी आप क्वथनांक में क्या देखे हैं, उन्नयन देखे हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा हमको जो है क्या ज्ञात करना है, हमको आणविक द्रव्यमान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, ले लेते हैं, चलिए ज्ञात कर देते हैं। तो कहाँ से लेंगे इसको, क्वथनांक में उन्नयन है ना, थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं भाई। क्वथनांक में उन्नयन है ना, तो क्वथनांक में उन्नयन से तो क्वथनांक में उन्नयन से आपको क्या मिला था, ये मिला था डेल टीबी। और हमको प्रयोग से पता चला था कि किसके समानुपाती होता है भाई हमारा, ये जो समानुपाती होता है वो किसके समानुपाती होता है, एम के। तो इसको पहले लिख दिए। अभी हम जस्ट देखें कि जैसे हम क्या करते हैं, उस समानुपाती को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट क्या आता है, के बी आता है, और ये भी हमारा एम का एम हो जाता है। तो यहाँ पर के बी क्या होता है हमारा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो के बी का मान हो गया। चूँकि आप पहले क्या कर चुके हैं, इसी लेसन में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो एम होता है, ये एम किसको शो करता है भाई हमारा, ये जो है एम शो करता है मोललता को शो करता है। और मोललता बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है डब्ल्यू बी इंटू कितना होता है 1000
अपॉन क्या होता है हमारा एम बी इंटू कितना होता है हमारा भी जो है डब्लू, ये होता है हमारा डब्लू। तो मोललता बराबर क्या होता है भाई एम बराबर क्या होता है डब्लू बी इंटू क्या होता है हमारा 1000 एम बी इंटू क्या होता है डब्लू। जहाँ पर हमारा जो क्या होता है जो डब्लू बी होता है, ये डब्लू बी किसको शो करता है बिले की मात्रा को शो करता है, बिले के द्रव्यमान को शो करता है। एम बी जो होता है वो क्या होता है बिले के आणविक द्रव्यमान को शो करता है। अगर हम इस डब्लू की बात करें तो ये विलायक के द्रव्यमान को क्या करता है शो करता है। तो इसी को हमको क्या करना है इस मान में पुट करना है। मतलब यहाँ पर ये जो एम का मान इतना होता है तो इस एम के मान को यहाँ पर क्या करना है आपको रखना है। चाहेंगे तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो एम को क्या बोलते हैं भाई, एम को बोलते हैं मोललता। ये हो गया मोललता इक्वल टू डब्ल्यू बी को क्या बोलते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। इंटू कितना हो जाता है हमारा 1000 डिवाइडेड बाई एम बी क्या होता है भाई हमारा विलेय का कौन सा अणु भार या आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। और ये क्या होता है डब्लू बराबर क्या होता है हमारा विलायक का जो भी हमारा क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो ये विलायक का क्या हो गया द्रव्यमान। तो इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो एम का मान है उसको यहाँ पर क्या करते हैं पुट करते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा डेल टी बी इज इक्वल टू ये हो जाता है के बी। अब जो है यहाँ पर ऊपर में क्या है देखो एम का माने हैं तो ऊपर में क्या है भाई हमारा ये डब्ल्यू बी है और ये क्या है हमारा 1000 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1000, ये हो गया हमारा 1000 है ना, ये 1 2 और 3 ये 1000 हो गया डिवाइडेड बाई नीचे क्या है भाई हमारा ये हमारा क्या है एम बी और ये क्या है हमारा डब्लू है, ठीक है, जो विलायक के द्रव्यमान को शो करता है। तो इस प्रकार से इस मान को यहाँ पर रखें तो इस प्रकार से क्या हो जाता है सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो इस सूत्र को भी आगे आपका जो गणितीय वाला कोई क्या देता है क्वेश्चन देता है तो ये सूत्र विशेष क्या करता है काम आता है। चूँकि हमको क्या बोल रहा है विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पर एम बी ही क्या है हमारा विलेय का क्या है आणविक द्रव्यमान है। तो इसको इस तरफ क्या कर दिया जाता है पक्षांतरित कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा एम बी इस साइड आ गया और तो एम बाई इस साइड जाता है तो ये क्या हो जाता है आपका नीचे की ओर चला जाता है। तो ओवरऑल क्या मिलता है हमको के बी इंटू क्या हो जाता है डब्ल्यू बी, ये कितना हो जाता है हमारा 1000 अपॉन एम बी तो इधर चला गया तो ये कितना हो जाता है डेल टी बी और इंटू कितना हो जाता है हमारा डब्ल्यू क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। और यही विलेय का आणविक द्रव्यमान को क्या करता है शो करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है उसे हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है भाई। तो ये बात यहाँ पर क्या हो गया आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है इसी से रिलेटेड अभी जो हम किए हैं ना इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्लास में या आपको पेपर वाले जो होते हैं बोर्ड में क्या कर सकता है आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो हम चलते हैं इसकी ओर। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है ना, ये उदाहरण है भाई। उदाहरण में क्या बोल रहा है हमारा 12.5 ग्राम यूरिया, 12.5 ग्राम क्या दिया है यूरिया 170 ग्राम जल में क्या किया गया है घोला गया है। यह घोल 100 डिग्री मतलब 100.63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करता है उबलता है। तो यूरिया का क्या करना है आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, जहाँ पर जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको कितना दिया गया है हमारा 0.52 किलो जूल मोल दिया गया है, पर मोल दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना है अभी जो हम लोग फार्मूला ज्ञात किए हैं उसके जगह ज्ञात करना है। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है पहले ज्ञात कर लो। जैसे 12.5 ग्राम यूरिया बोल रहा है, कितना में घुला है हमारा 170 ग्राम जल में क्या किया गया है घुला है। तो 170 ग्राम जल में क्या हुआ है हमारा घुला है और यह घोल कितना डिग्री पर 100 है ना 0.63 डिग्री पर उबलता है। तो उस स्थिति में आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमको पहले क्या क्या मिलना है, सबसे पहले चाहेंगे तो आप जो है क्या कर सकते हैं जो हम सूत्र अभी प्राप्त किए थे उसको लिख सकते हैं। जैसे सूत्र प्राप्त क्या किए थे डेल टी बी इज इक्वल टू ये मिला था हमारा के बी इंटू क्या मिला था हमारा डब्ल्यू बी और ये क्या मिला था हमारा 1000 अपॉन क्या मिला था हमारा एम बी
और ये क्या मिला था हमारा W। ये हम लोग अभी देखे हैं, जस्ट ये हमको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर KB का मान क्या होता है, KB क्या होता है, मोलर उल्लयन स्थिरांक, ये हो गया। WB क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान अभी बताया। MB क्या होता है, विलेय का जो भी हमारा क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। और यहाँ पर ये जो होता है ये कितना होता है हमारा, W होता है विलायक का द्रव्यमान या विलायक का जो भी मात्रा है उसको शो करता है। तो यहाँ पर KB का मान दिया है, देखो भाई ये देखो KB का मान कितना दिया है, 0 पॉइंट क्या दिया है 52। WB का मान कितना दिया है हमारा ये, तो यहाँ पर लिख देते हैं WB बराबर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 12 पॉइंट कितना हो गया 5, ठीक है 12.5 इसका मान हो गया। KB का मान क्या दिया है हमारा, वो दिया है हमारा 0 पॉइंट कितना दिया है 52। अच्छा MB का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें MB कहाँ से निकलेगा हमारा, देखो विलेय कौन है, यूरिया है, देखो 12.5 ग्राम यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यूरिया का फार्मूला होता है आपका, यूरिया का फार्मूला क्या होता है भाई H2N है ना, CO, और ये क्या होता है हमारा NH2, मतलब NH2CO NH2, ये हमारे यूरिया का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, यूरिया का। चलिए इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन कितने बार है, 2, और एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 दूनी 28 है ना, एक का 14 और दूसरा का 14, तो 14 14 कितना हो गया 28। ओके। अच्छा कार्बन का कितना है हमारा, एक है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो ये 12 हो गया। ऑक्सीजन एक है तो कितना होता है 16, और हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हो गया हमारा ये 4 होता है। अब सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ये हो गया 6 2 8 हो गया, और 8 8 16, और 16 और 4 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं और एक बार हम लोग करके देखते हैं कितना हो रहा है ना। इसको हम लोग और करते हैं भाई। नाइट्रोजन कितना बार दिख रहा है, 2 बार, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 14 कितना हो गया 28, प्लस कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है हमारा भाई 16, और हाइड्रोजन कितना है हमारा 4। अब कहते हैं तो 6 4 10, 10 2 12 है ना, देखो 6 हो गया, उस बार थोड़ा सा वो हो रहा था भाई, ये देखो 4 4 6 कितना हो गया 10, 10 2 12, और 12 और 8 कितना हो गया, अगर हम देखते हैं 20 हो गया। तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा कितना, ये बचा है 1, ये हो गया 2 2 2 4, और 4, और वहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 6, तो टोटल कितना आ रहा है हमारा, ये तो 60 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो NH2 इसमें तो 60 आ गया। एक बार हम और करते हैं है ना, थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने में, फिर हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। फिर से भी देखते हैं, ये हो गया हमारा यूरिया बोल रहा है, ये हो गया 14 दूनी 28 है ना, उसके बाद कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16, 8 8 16, और हाइड्रोजन 4, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 8 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। फिर कितना बचा हमारा, ये हो गया 1 1 2 2 2 4, कितना हो गया हमारा 5, कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 20 हो रहा था, तो 6 होगा, कितना होगा भाई 6 है ना। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 40 और कितना हो गया 50, और कितना हो गया हमारा 60। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। किसका आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब हमारा क्या बचा है, हमारा एक बचा है हमारा इसका WB का मान। किसका मान भाई, W यहाँ पर है, इस W का मान क्या हुआ है हमारा बचा हुआ है। तो W का मान कितना दिया है हमारा, W का मान दिया है, देखो ये हमारा, तो ये तो टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये दिया है 170, कितना दिया है हमारा 170, ये तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 170 कर दिया। अब 170 हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमको 170 क्या हो गया प्राप्त हो गया। और तो फिलहाल यहाँ पर और आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम KB का मान करें तो KB का मान क्या हो चुका है, मिल चुका है। बट वहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये जो डिग्री आपको दिख रहा है 100 दशमलव कितना दिया है हमारा 63 दिख रहा है। आपको पता है कि कोई भी डिग्री होता है उसको 100 से ही क्या किया जाता है, हमारा
उसको आपको गणना किया जाता है, 100 से ही क्या किया जाता है, उसको जो है काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है यदि हमको इसका मान ज्ञात करना, यही तो हमारा दिया है ना भाई, यह बोला गया है, तो यहाँ पर इतना में उबलता है, मतलब ये हमारा क्या है, क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है। तो यहाँ पर डेल टीबी का जो मान होता है, डेल टीबी का जो क्या है हमारा मान है, ठीक है। तो डेल टीबी का मान कितना होता है हमारा, यहाँ पर 100 माइनस कितना हो जाता है हमारा 63 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट में दिया है हमारा भी। अब चूंकि आपको पता है कि 100 डिग्री ही से काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर जो क्या होता है हमारा 6 पॉइंट कितना होता है हमारा, जो ये 03 होता है। तो यहाँ पर 100 जो होता है वो तो 100 क्या हो जाता है हमारा, 100 से कैंसिल हो जाता है। तो लगभग इसमें जो हमारा इसका मान आता है ये 0 पॉइंट कितना आता है हमारा 63 आता है। अब इतना जो मान प्राप्त हुआ है उस मान को यहाँ पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 0 पॉइंट क्या हो जाता है 63, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ही काउंट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट होता है उतना क्या हो जाता है, बच जाता है। तो 0 पॉइंट कितना आ जाता है हमारा 63 आ जाता है ना। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर के बी का मान कितना दिया है हमारा, ये दिया है हमारा 52। अच्छा डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है हमारा, ये दिया है आपका 12 पॉइंट कितना दिया है 5 इंटू कितना दिया है हमारा 1000। नीचे में क्या है हमारा एम बी, जिसका हमको मान ज्ञात करना है, और इसका मान कितना दिया है आपका 100 कितना दिया है हमारा 70। यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, बताया गया है भाई, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अच्छा एम बी हमको ज्ञात नहीं करना है ना, क्योंकि उसी को ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसका नहीं है। ये हमारा क्या लगेगा भाई, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम इसका मान कितना प्राप्त किए, ये हो गया 0.63, यहाँ पर जो है रख दिए। ओके, के बी का मान कितना दिया है हमारा 0.52, यहाँ पर रख दिए। अच्छा इसका मान कितना दिया है 12.5 रख दिए, ठीक है। और पहले से इसमें 1000 है। एम बी का मान ज्ञात करना है, तो एम बी का एम बी, और इसमें डब्लू का मान क्या दिया है 170 दिया है, देखो 100 कितना दिया है 70, वो मान रख दिए। अब हमको एम बी का मान ज्ञात करना है, तो एम बी को क्या करते हैं, इस तरह से पक्षांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 0 पॉइंट कितना हो जाता है 52, और ये कितना हो जाता है 12.5 हो गया, इंटू कितना हो जाता है हमारा 1000 डिवाइडेड बाई। अब तो जो है ये इस तरफ गया तो ये इस तरफ आ गया भाई, तो ये कितना हो जाएगा 0.63, और ये हो गया 170। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, और इसे बढ़ा के लिख सकते हैं। ये वाला कैंसल हो जाता है, तो ये मान को हम और आगे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब एम बी बराबर कितना होगा, ये हमारा बचा 52 है ना। यहाँ पर क्या बचा 12 पॉइंट कितना बचा हमारा 5, ये कितना बचा है हमारा 1000 अपान यहाँ पर क्या बचा है 63, और ये बचा है 170। अब यहाँ पर एक और हम मॉडिफाई करें तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है 12.5 है, और 12.5 में दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ पर क्या करते हैं एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर नीचे हम एक जीरो क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। तो इसी मान को अगर हम और देखें तो इसको हम आगे जो है जब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है 52, ये हमारा क्या हो गया 52 इंटू कितना हो जाता है 12। अब 5 जो है पॉइंट तो चला गया, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, क्योंकि उस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया है इधर जीरो बढ़ा दिया है। इंटू कितना हो जाता है हमारा 1000 अपान कितना हो जाता है हमारा 63, और यह हो जाता है हमारा 1700। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको जब काट देते हैं तो एक और एक दो क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर 2 से नहीं दिख रहा है ना 3 से नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से 52 को 125 से और यहाँ पर क्या बचा है 10 से जब हम क्या कर देते हैं गुणा करते हैं, तो हमारा जो मान होता है ये जो है मान है ये कितना होता है लगभग 6500 क्या होता है हमारा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है भाई 6500। तो नीचे हम क्या करते हैं जब 52 को 125 को और 10 को गुणा कर देते हैं तो ये जो है 6500 प्राप्त होता है। और अगर हम 63 को और 17 को क्या कर दें गुणा कर दें, तो यहाँ पर 63 और कितना हो गया 17, तो 7 कितना हो गया 21, हासिल कितना हो गया 2, 7 छक्का कितना होता है 42 और एक कितना हो गया हमारा 43 हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं, तो उस स्थिति में ये लगभग 107 दशमलव जो है कितना आता है हमारा पॉइंट में आता है। अब इन दोनों को अगर हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, तो अंततः जो हमारा मान है
वो 60 पॉइंट जो है 69 क्या होता है, लगभग क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही जो मान होता है वो किसका मान होता है हमारा भाई, MB के मान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है दिए गए फार्मूला का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, आपको इस प्रकार से कुछ काटने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और अंततः जो है एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो मान होता है, लगभग जो मिलता है उतना मान इसमें क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ भी कि यही क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, आपको इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन क्या की जा सकती है, इसी पैटर्न पर पूछी जा सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया।